देखिए एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्न को करते समय आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका ये जो प्रश्न दिया हुआ ये हो जाएगा गलत, और फिर आप घर में आके सोचेंगे कि मैं तो सही करके आया था, ये गलत कैसे हो गया। दूसरी बात ये कि रीजनिंग के क्वेश्चन में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पर समय का अभाव रहता है, इस वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं और प्रश्न हमारा हो जाता है गलत। तो आइए इन्हीं डाउट्स को लेकर प्रश्न पढ़ते हैं और हल करते हैं। साथ ही जो ये दो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं इसी प्रश्न में। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पर जो हार्ट के अक्षर दिए हुए हैं 5, लीवर के अक्षर दिए हुए हैं 5, लंग्स के अक्षर दिए हुए हैं 5, टीथ के अक्षर दिए हुए हैं 5। तो यहाँ पर बता रहा है किनके सभी अक्षरों का मूल्य जो है सर्वाधिक है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को देखते ही सीधा अवरोही क्रम में सजा देते हैं और प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं। फिर बाद में घर में पश्चाताप करते हैं कि प्रश्न मैं सही करके आया था, ये गलत कैसे हो गया। आप लोग क्या करते हो, अवरोही क्रम में सजा देते हो कि जो सबसे छोटा होता है फिर इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद ऐसे सजा के चले आते हैं। जैसे यहाँ पर हर्ट लिखा हुआ है तो सबसे पहला जो अक्षर है हमारा लेटर्स है एच दिया हुआ है, तो ये एच का हो गया 8। फिर यहाँ पर एल का हो गया 12। फिर यहाँ पर पहला अक्षर एल दिया हुआ तो इसका भी 12। फिर इसके बाद टी का 20। ऐसे आप क्या करते हो कि जो सबसे कम मूल्य वाला अक्षर है 8, तो इसको पहले देखते हो, फिर तुरंत आप हर्ट लगा करके वहाँ पर ऑप्शन ए लगा करके चले आते हो, जो कि आपका हो जाता है गलत। ऐसे नहीं करना है, वहाँ पर आपको प्रश्न को पढ़ना। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है सभी अक्षरों के मूल्यों का योग, जो ये हमारे हर्ट के जितने अक्षर हैं इनके मूल्यों का योग, इनके जो जैसे हमारा एच का क्या है 8 है, ई का क्या है 5 है, ए का क्या है 1 है, आर का क्या है 18 है, टी का क्या है 20। तो जो सभी अक्षरों के मूल्यों का योग पूछा है तो हमको क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है इनको। अब जितना योग आए उनके योग हमें बताना है कि सर्वाधिक किसका है, लीवर का है, हार्ट का है, लंग्स का है या टीथ का है। कैसे प्रश्न को हल करना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से आप हल करेंगे। जैसे यहाँ पर हार्ट का दिया हुआ है, हार्ट का 52 आया, क्या आया हार्ट का, यहाँ पर हार्ट का 52 आया। फिर इसके बाद लीवर का आया 66, इसके बाद लंग्स का आया 73, टीथ का आया 58। तो यहाँ पर सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक किसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लंग्स का 73 आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, ना कि हमारा ऑप्शन ए। तो आप ध्यान दीजिएगा, लंग्स हमारा राइट होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करना है आपको, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। रीजनिंग का अर्थ ही होता है बुद्धि परीक्षण, वो आपकी जो बुद्धि है कितना आप सोच सकते हैं ये आपको यहाँ पर दिखाना है रीजनिंग में। तो चलिए इस प्रकार से आगे भी प्रश्न पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पर पासे का दे रखा है और इसमें हमें 4 फलक भी दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम सर आसानी से वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो है हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो जब भी अंक के विपरीत अंक पूछे तो हमें ध्यान ये देना है कि कौन सा अंक के विपरीत पूछा है। तो यहाँ पर 2 अंक के विपरीत पूछा है। अब दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि जो ये 2 है, अब देखना है कि किस फलक में समाहित है, किन किन फलकों में दे रखा है 2 अंक। तो देखेंगे तो पहले में दे रखा है 2, दूसरे में दे रखा है 2, तीसरे में हमें 2 नहीं दिया, चौथे में दे रखा है 2। अब इन जितने भी फलक में 2 अंक दे रखा है सभी अंकों को बारी बारी से नोट कर लेना है और ध्यान ये देना है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि अंकों की पुनरावृत्ति हुई तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गलत। अब बारी बारी से अंक को नोट करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करनी है, बस ये ध्यान देना है। तो अब नोट करेंगे पहले को, पहले में क्या है 2 3 4,
तो नोट करेंगे 2 3 4। दूसरे को नोट करेंगे 1 2 3, तो 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, बचा क्या, 1 बचा, तो 1 को नोट कर लेंगे। इसके बाद चौथे फलक में आते हैं, तो चौथे फलक में 2 4 6 दे रखा है, तो 2 हो चुका है, 2 4 भी हो चुका है, बचा क्या 6। अब हमें क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो हमारा तीसरा फलक था, तो तीसरे फलक के जितने भी अंक दे रखे हैं क्या इस श्रृंखला में हैं, तो देखेंगे 3 जो है तीन इस श्रृंखला में समाहित है, 4 भी इस श्रृंखला में समाहित है, बचा कौन सा, 5 केवल एक ऐसा अंक बचा जो इस श्रृंखला में नहीं है, और जो नहीं है तो वही हमारा अंक का विपरीत अंक हो जाएगा। तो 2 का विपरीत अंक पूछा, तो 2 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से वहाँ पर हल कर सकते हैं। यदि आपको वो तरीका ना सही लगा हो जो मैंने आपको बताया, वो तो मेरी शॉर्ट ट्रिक थी, यदि तरीका सही ना लगा हो तब आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। व्याख्या यहाँ पर दे रखा है, आंसर इस प्रकार से हल करने का, कैसे आप वहाँ पर हल करेंगे। अब समझते हैं अगले प्रश्न को। अब यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तब कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो छोटी संख्या है छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देना है, काट देना है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम 3 से काटेंगे 18 तो कितना आएगा 6। अब इसी 6 का हमें क्या कर देना, घन कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में 6 का घन क्या हो जाएगा, 216। कितना सरल है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर यदि यहाँ पर बड़ा अंक दे रखा हो, यहाँ भी बड़ा अंक दे रखा हो, हम भाग ना कर पाए तब कैसे करें। तो तब बेटा इस प्रकार से करना है। यहाँ पर देखिए दे रखा होगा कि इस प्रकार से आपको करना है। ये देखिए दे रखा है कि ठोस घन का आयतन यहाँ पर 18 गुणे 18 गुणे 18 दे रखा है, बटे क्या कर दिया है, उसी के 3 गुणे 3। तो ये काट दिया, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, तो अब ये 6 6 6 आया हमारा, इसी का घन कर दिया है। तो ये घन कितना है, 216। यदि आपको बड़ा अंक दे रखे तो वहाँ पर इस प्रकार से आप कर देंगे, ये भी आसान है। यदि छोटा अंक हो तो वहीं पर माइंड में कैलकुलेट करके काट दें, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं अगले प्रश्न को। देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न वहाँ पर दे रखा हो एग्जाम में तब कैसे करेंगे। बहुत से लोग आंसर में जा रहे होंगे, आंसर में नहीं जाना है दोस्तों, अभी मेरी बात को गौर से सुनना है। मेरी बात गौर से सुनेंगे तो इस आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, और जो संकेत करे, संकेत बन जाइए आप स्वयं बन जाइए संकेत, और अपने रिश्ते लेकर के चलिए, प्रश्न आपका सही निकलेगा, आंसर आपका सही होगा। तो संकेत क्या बन जाइए, मैंने क्या बताया, संकेत जो यहाँ पर विनोद कर रहा है तो विनोद आप बन जाइए। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, चलो मैंने कहा, यह मेरी पत्नी की माता। तो मेरी पत्नी की माता कौन हुई, मेरी सास। फिर कह रहा है, आगे पढ़िए, कि एकमात्र पुत्री, तो सास की एकमात्र पुत्री क्या लगी मेरी, फिर से क्या लगी, पत्नी लगी। आगे पढ़ते हैं, की पुत्री, पत्नी की पुत्री क्या हुई, मेरी भी पुत्री हुई। पत्नी मेरी पत्नी की पुत्री मेरी भी पुत्री लगी। पूछा है विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि हमेशा से का की तरफ चलना होता है। हमें से कहाँ चलना होता है, का की तरफ चलना होता है। का से की तरफ कभी नहीं जाना है, ये ध्यान देना है, से का की ओर जाना है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से संबंध बताना है। तो लड़की का क्या विनोद लगा, मैं क्या लगा, बाप ही तो लगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यदि आपको इस डायग्राम के अनुसार समझना है तो डायग्राम के अनुसार आप समझ सकते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए जब एग्जाम में आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दे और पूछे कुल कितने त्रिभुज हैं, या पूछे कुल कितने वर्ग हैं, या पूछे कुल कितने आयत हैं, कुछ भी वहाँ पर पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है कि जो बड़ा नंबर हो ऑप्शन में वही हमारा आंसर होगा, बस टिक करके चले आना है। क्योंकि क्या होता है 99% जो होता है
वही बड़ा नंबर हमारा आंसर होता है। समझते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, इसको त्रिभुजों को हम गिनते हैं। यहाँ पर पूछा है कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी वर्ग अंदर बना हो या बाहर बना हो तो क्या करते हैं, उसकी गिनती कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब जो बड़ा नंबर आया उसका दोगुना कर देना। तो 4 का दोगुना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अंदर कितने त्रिभुज हुए हमारे, अंदर त्रिभुज हुए हमारे 8। अब बाहर के त्रिभुजों को गिन लेना है। 8 के बाद जब हम गिनेंगे तो एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 त्रिभुज हो गए। 8 के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक ये बड़ा त्रिभुज हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद ये बड़ा त्रिभुज 10 हो गया। फिर इसके बाद एक ही हो गया 11। फिर इसके बाद एक ही हो गया 12। तो 12 और 8, हमारे 8 पहले से थे, 12 ये हो गया। तो 12 8 कितने हुए हमारे, 20 त्रिभुज हो गए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। इस प्रकार से हम कर लेंगे प्रश्न को। इनका जो आंसर दे रखा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने बताया है उस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपके 100% क्वेश्चन राइट होंगे।